गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? पढ़ रहे हो आप बराबर पढ़ाई? पढ़ाई में रत हो, पढ़ाई में लगे हुए हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम शुष्क खेती को पढ़ रहे थे और शुष्क खेती में मैंने आपको शुष्क खेती की परिभाषा बताई थी और इसका महत्व बताया था और इसके सिद्धांत बताए थे। सिद्धांत के ऊपर कभी कभी सवाल आ जाता है और आज मैं इसी पाठ का दूसरा बिंदु काम में लेता हूं जिसका नाम है फसल चक्र, या हम इसे बोलते हैं शस्य आवर्तन, या हम इसको बोलेंगे फसल हेरफेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, और यह किसान के लिए बहुत आवश्यक है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में क्या है कि जैसे आपका नाम लिखा हुआ है शस्य आवर्तन, शस्य का मतलब कृषि से संबंध है और आवर्तन का मतलब होता है बदलाव, है ना। आवर्तन का मतलब है अदला बदली, फसल हेरफेर या फसल अदला बदली। इसमें क्या होता है कि यदि एक ही वर्ष में लगातार हम उसी खेत में या उसी फार्म में एक जैसी कृषि को नहीं करें। एक जैसी कृषि से क्या मतलब है मेरा? एक जैसी कृषि का मतलब होता है कि जो आप फसल काम में ले रहे हैं, जैसे आपने गेहूं बोया है या आपने बाजरा बोया है, तो अगले वर्ष या अगली फसल में गेहूं न बो करके उसके स्थान पर सरसों बोए। और आपने बाजरा बोया है तो बाजरा न बो करके अगले वर्ष उस स्थान पर आप गवार बोए। मतलब फसल को आप चेंज करें, एक ही प्रकार की फसल का प्रयोग ना करें। मक्का बोया है, दूसरे वर्ष उसके अंदर मक्का का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से हमारे पास युग्म बने हुए हैं, फसल युग्म बने हुए हैं। फसल चक्र के अंदर जो है हमने युग्म बनाए हैं। एक युग्म का प्रयोग एक साल या एक मौसम में, दूसरे युग्म का प्रयोग दूसरे मौसम में या दूसरे साल में करें। इससे क्या होता है कि किसान को किसी प्रकार का जो इसके कारण है, कारण क्या है कि मृदा की उर्वरकता बनी रहती है, मृदा की उर्वरकता बनी रहती है इससे। और मृदा का जो उपजाऊपन है वो, जैसे आपने एक बार फलीदार फसल उगा दी और दूसरी बार अफलीदार फसल उगा दी, तो फलीदार फसलों से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हुआ और मृदा की उर्वरकता जो रही। अगले वर्ष आपने अफलीदार फसलें उगाई तो मृदा की उर्वरकता प्रभावित नहीं हुई। तो इस तरह से जो फसल चक्र अपनाकर, सस्यावर्तन करके, क्रॉप रोटेशन करके या फसल का हेरफेर करके किसान को उत्पादन और उत्पादकता में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। फसल चक्र की परिभाषा आपने ये ली और उसके बाद में फसल चक्र का हम सिद्धांत है, इसको काम में लेते हैं सस्यावर्तन के सिद्धांत। सस्यावर्तन के सिद्धांत, पहले मैं आपको परिभाषा वापस रिकैप करके समझाना चाहता हूं कि परिभाषा इसकी क्या थी, है ना। परिभाषा आपको क्या है, सस्यावर्तन को आप देख लीजिए। सस्यावर्तन या फसल चक्र या फसल हेरफेर की परिभाषा क्या लिखोगे आप? क्या लिखेंगे आप? फसल चक्र मतलब एक ही खेती में, एक ही खेत में या एक ही फार्म में हर वर्ष एक जैसी फसल ना उगाकर हम उसके आवर्तन पर उसका आवर्तन करें, फसल का परिवर्तन करें, अदला बदली करें, दूसरी प्रकार की फसल उगाएं जिससे मृदा की उर्वरकता और उपजाऊपन बना रहे। यह क्रिया कहलाती है फसल यह जो है कहलाता है फसल चक्र या सस्यावर्तन। अब सस्यावर्तन के सिद्धांत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट से इसलिए है कि ये यदि सस्यावर्तन के सिद्धांत आपको समझ में आते हैं तो फसल चक्र आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, पहले मैं बोलता हूं कि फलीदार फसल के साथ के बाद अफलीदार फसल उगाना। जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि हम एक वर्ष फलीदार फसलें उगाएं, है ना। जैसे फलीदार फसलों से क्या मतलब है? फलीदार फसलों से मतलब यह है कि जैसे मूंग है, मोठ है, उड़द है, ये है फलीदार फसलें। उसके बाद हम अफलीदार फसलें उगाएं, जैसे
धान वाली फसलें हैं, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, ये अफलीदार फसलें हैं। तो फलीदार फसलों के उगाने से क्या होगा, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होगा ज़्यादा, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण 75% के आसपास हो जाएगा। और अगले वर्ष आप फलीदार फसलें नहीं उगाएंगे तो पहले साल आपने फलीदार फसलें उगाई तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो गया 75%, और उसमें से फलीदार फसलों ने नाइट्रोजन का यौगिकीकरण स्वयं के लिए किया, और थोड़ा बहुत जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण स्वांगीकरण हुआ था वो मृदा में बना रहा। अगले साल आप अफलीदार फसलें उगाएंगे तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं होगा, लेकिन जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण मृदा में या नाइट्रोजन स्वांगीकरण जो मृदा में स्थिर है उसका ये अफलीदार फसलें प्रयोग कर लेगी, और ये फलीदार फसलें भी आसानी से बढ़िया तरीके से पनप जाएगी। तो फलीदार फसलों के बाद में आपको अफलीदार फसलें उगानी है। दूसरा बिंदु क्या है, गहरी जड़ों वाली फसलें के बाद उथली जड़ों वाली फसलें उगाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने जब गहरी जड़ों वाली फसलें उगाई है तो उसकी जड़ें गहराई तक जाएगी, और मृदा अवमृदा, देखो अवमृदा क्या होता है, अवमृदा का मतलब होता है मृदा का वह भाग जो नीचे हो, तली वाला भाग है, उस अवमृदा में स्थित जितने भी पोषक तत्व हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उस पोषक तत्वों का गहरी जड़ों वाली फसलें उपयोग कर लेगी, अवमृदा के पोषक तत्व काम में ले लेगी। अब अगले साल आप क्या करोगे, उथली जड़ों वाली फसलें उगाओगे, तो उथली जड़ों वाली फसलों की जड़ें जो है वो गहराई तक नहीं जाएगी, और जो गहरी जड़ों वाली फसलें थी उसकी जड़ें गहराई तक गई थी, उसने अवमृदा के पोषक तत्व लिए थे लेकिन मृदा के ऊपर जो पोषक तत्व पड़े थे वो उन्होंने काम में नहीं लिए। उसको काम में कौन ले रही है, उसको काम में ले रही है अगले वर्ष आपने उथली जड़ वाली फसलें उगाई है, वो काम में ले रही है ना। ये हो गया आपका दूसरा बिंदु, फलीदार फसलों के बाद फलीदार फसलें, और उसके बाद गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद में कम या उतली जड़ों वाली फसलें। अब अधिक खाद प्राप्त करने वाली फसलें के बाद आप कम खाद प्राप्त करने वाली फसलें उगाइए। बहुत ही सरल बातें कह रहा हूं मैं, और सरल बातें इसलिए है कि यदि यह आपका ध्यान केंद्रित है तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से मैं एक एक करके आपको बात बता रहा हूँ, जैसे आपने अधिक खाद वाली फसलें को उगाया तो इन फसलों ने बहुत ज़्यादा खाद ले ली, और अगले साल अब वो थोड़ी बहुत मात्रा में आपने जो खाद NPK जो सप्लाई किया है उसका अधिकांश भाग अधिक खाद प्राप्त करने वाली फसलों ने ले लिया, थोड़ा बहुत भाग इसके अंदर रहा, वो अगले साल आप कम खाद प्राप्त करने वाली फसलों को उगाते हो, उसमें यूटिलाइज हो जाता है। इस तरह से आपका फसल में किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान नहीं होता है, और मृदा के अंदर पोषक तत्व बने रहते हैं, मृदा की उर्वरकता है वो बनी रहती है अब चौथा बिंदु, अधिक जल मांग वाली फसलें के बाद कम जल मांग वाली फसलें उगाइए। जल मांग वाली फसलें, यह भी समझ में आ रहा आपको। आपने पहले साल ऐसी फसलें उगाई जिनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, अधिक जल मांग थी उसकी पानी की तो उन्होंने अधिकांश जो वाटर टेबल का पानी था वो उन्होंने काम में ले लिया, और अगले वर्ष आप वैसी ही फसल नहीं उगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अधिक जल को यूटिलाइज करने वाली फसलें उगा चुके हैं, और मृदा में अब जल की उपलब्धता कम है। समझे ना बेटा, अब मृदा में जल की उपलब्धता कम है, और अगले साल आप वापस यदि अधिक जल मांग वाली फसल को उगा दोगे तो आपको उसका बेनिफिट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए अगले साल क्या करें, हम अगले साल रोटेशन में हम वो फसल उगाएं जो कम जल मांग को काम में लेती है, क्योंकि पहले हमने फसल उगाई तो बहुत सारा पानी फसल ने ले लिया, अब दूसरी बार जब हम फसल उगा रहे हैं वैसी की वैसी फसल अब यदि हम उगाएंगे तो पानी पहले उपलब्धता उसकी कम है, इसलिए वो फसल ज़्यादा पनपेगी नहीं। इसलिए हम कैसी फसल उगाएं, कम जल मांग वाली फसल। ये जोड़े बने हुए हैं,
ये किसान को ध्यान रखने की बात जरूरी है। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान के विद्यार्थी आप हैं, कृषि विज्ञान के ज्ञाता हैं आप, तो यदि आप फील्ड में जाते हैं, किसी खेत को देखते हैं, किसी किसान को देखते हैं, तो उसे ये समझाइश करें और ये बात ध्यान में रखते हुए उनको बताएं कि किस तरह से कौन सी जोड़े वाली फसल काम में लेनी है। अब लवण सह फसल है, मान लो लवण सह फसलों के बाद अलवण सह फसल है, जोड़े। ऐसी मृदा है जो लवणीय मृदा है, तो उसमें आप लवण सह फसल उगा रहे हैं। एक बार लवण सह फसल उगाने के बाद वो फसल जो है लवणों का उपयोग कर लेती है, उस लवणों के अंदर वो उपयोग कर लेती है। दूसरे साल वो मृदा है वो लवणीय नहीं रहेगी, तो आप अलवण सह फसल भी उसमें उगा सकते हैं। पहला बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु हो गया। अब चौथा बिंदु मैंने बता दिया आपको। अब आपको मैं बताऊं, एक ही कुल की फसल को आपको बार बार नहीं उगाना है। एक ही कुल की फसल का बार बार उगाना अहितकर। क्या मतलब है मेरा इससे, आप क्या समझें इसको? इसका क्या आशय है? जैसे कुकर बेटेसी कुल है, कुकर बेटेसी कुल में कद्दू है, करेला है, तोरई है, ये सारी फसलें आप उगाते हैं। जैसे ग्रामीण कुल है, ग्रामीण कुल में सारे धान्य फसलें हैं। जैसे जैसे कुर्सीफेरी कुल है, इसके अंदर सरसों है। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल है, इसके अंदर सारी दालें हैं, दलहनी फसलें हैं। तो आप एक ही प्रकार की फसलें, यदि एक ही प्रकार के कुल की फसलें एक साथ उगाते जा रहे हैं, तो उनकी जो प्रकृति है उन फसल विशेष की जो प्रकृति है वो एक जैसी है। अगले साल आप वही यदि उगाते हैं तो मृदा के साथ वैसा ही वो व्यवहार होगा जो पहले साल हुआ था। और पहले साल मृदा के साथ जो व्यवहार हुआ है, मृदा अब उस व्यवहार से अपने आप को थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा कि आपने लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें उगाई, तो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों का मतलब होता है फलीदार फसलें, यानी कि लेग्यूम वाली। तो अगले साल फिर आप लेग्यूम वाली फसलें उगा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं कि यदि आपने लेग्यूम कुल की फसलें उगाई है तो उसने नाइट्रोजन का यौगिकीकरण किया है, उसका आप 75% उपयोग कर लिया। अब पीछे हमारे पास 25% ही है। अगले साल आप यदि वापस उसी कुल की फसल उगा रहे हैं तो आपको 75% जो है वो उपयोग होना, 25% रही है उसके अंदर नाइट्रोजन यौगिकीकरण। वापस उस मृदा में यदि हम वैसी फसल उगाएंगे तो आप कहोगे सर वापस अगले साल वो वैसा वैसा नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर लेगी। यस राइट, नाइट्रोजन यौगिकीकरण होगा, लेकिन धीरे धीरे किसी भी चीज की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। उस क्षमता को बराबर बनाए रखने के लिए आप ऐसा चक्र अपनाइए कि एक बार फलीदार, दूसरी बार अफलीदार। आप काम करते हैं। आपको एक मैं उदाहरण देता हूं समझाने के लिए कि एक व्यक्ति को कहा गया कि आप पेड़ काट के आइए, और उसको कुल्हाड़ी वगैरह दे दी कि आप इसको 10 वृक्ष काटेंगे और उससे जितना ज्यादा काटोगे आपको उसकी मजदूरी ज्यादा दी। वो बिना किसी रुकावट के लगातार वृक्ष काटता रहा, और एक दूसरे व्यक्ति को कहा गया कि आप काटो। वो बीच में रुकता था, रेस्ट करता था और वृक्ष काटता था। शाम को उससे ज्यादा काटता था, वो उससे कम काटता था। इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि उसकी क्षमता प्रभावित होती है। यदि आप बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो उसकी क्षमता प्रभावित होगी। आप लगातार बिना रोके, बिना किसी रोके, जैसे आप इसको रोकिए, एक बार फलीदार, दूसरी बार अफलीदार, तो एक ही कुल की एक बार, अगले बार अगले कुल की। यदि इसके अंदर यह भी है कि यदि उसमें किसी प्रकार का कोई रोग भी लगता है तो उस रोगजनक के कुछ इनोकुलम होते हैं, वो मृदा में पड़े रहते हैं या बीजों में पड़े रहते हैं। अगले साल यदि आप उसी फसल को उगाएंगे तो मृदा में पड़े रहने वाले जो इनोकुलम है, पैथोजेंस हैं, वो वापस डेवलप हो जाएंगे, उस मृदा जो है रोगग्रस्त बनेगी। तो यदि आपने ये चेंज कर दिया क्रम, है ना, किसी भी प्रकार से आपको ये क्रम बदलते रहना है। इस चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है। मेरे ध्यान से आप इस बात को जो मैं
आपको कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। आप क्रम एक जैसा नहीं रखेंगे, है ना। यदि इसको बदलते रहेंगे तो मृदा जो है भरपूर आपको हेल्प करेगी और भरपूर आपको उत्पादन और या उपज मिलेगी। ये हो गया एक ही कुल की फसल का बार बार न उगाना। अब मृदा क्षरण करने वाली, मृदा क्षरण को प्रोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहित करने वाली फसल आप एक साल उगाएं और अगले वर्ष मृदा क्षरण को हतोत्साहित करने वाली ये फसल उगाएं। बात हर बार कहने की यही है कि एक बार आपने मृदा क्षरण को प्रोत्साहित करने वाली फसल उगाई है तो मृदा क्षरित हो गई। अब दूसरी बार यदि मृदा क्षरण को प्रोत्साहित करने वाली फसल उगाएंगे तो मृदा का क्षरण और ज्यादा होगा, यानी कि मृदा का उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब दूसरे साल आप इस प्रकार की फसल उगाए जो मृदा का क्षरण कम करती हो, मृदा का अपरदन करती हो। मृदा का अपरदन कम करना मतलब मृदा की उर्वरता को नष्ट करना। तो आपको इस जोड़े से फसल का चक्र काम में लेना है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसल चक्र अपनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? ये इंपॉर्टेंट से क्या मतलब है इसका? किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसल चक्र अपनाना। ऐसा नहीं है कि आपको फसल चक्र अपनाने में आपको अपना ध्यान नहीं रखना है। आपको फसल चक्र अपनाना है, जो मैं कह रहा हूं वो सब करना है, लेकिन उसके उपरांत भी आपको यह देखना है कि आपकी स्वयं की आवश्यकता क्या है, अपनी स्वयं की नेसेसिटी, अपनी स्वयं की नीड, उसको ध्यान में रखते हुए फसल का आप चयन करेंगे। जैसे किसान को क्या चाहिए? खाद्यान्न। तो आप खाद्यान्न वाली फसलों का चयन करेंगे, और वो भी कैसे? इन क्रमों में। किसान की क्या आवश्यकता है? वस्त्र, यानी कि कपास का चयन करेंगे। किसान की क्या आवश्यकता है? तेल, यानी कि सरसों का चयन करेंगे, यानी कि तिल का चयन करेंगे, है ना। किसान की आवश्यकता क्या है? दालें, यानी कि उड़द का चयन करेंगे, यानी कि मूंग का करेंगे, यानी कि मोठ का करेंगे। अब इस जोड़े के अनुसार करो, करना जोड़े में है, लेकिन आपकी आवश्यकताएं क्या है? मुख्य 4 आवश्यकताएं मैंने इसमें लिखी है। किसान को खाने के लिए रोटी चाहिए, खाद्यान्न वाली फसल उगानी है। खाद्यान्न वाली फसल में आपको गेहूं उगाना है तो गेहूं उगा दीजिए। अब उड़द और मूंग लेना है तो इसमें से दूसरा जोड़ा यहां से लीजिए, या दूसरा जोड़ा इससे ले लो, तेल वाले से ले लो, या दूसरा जोड़ा कपास वाले से ले लीजिए, वस्त्र वाले से। तो आपको खाना, ये वस्त्र, तेल, और ये दाल, और ये खाद्यान्न, ये 4 चीजें किसान की या हर व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है। अब आप किसान हैं, आपके पास खेत हैं, आप उसको उगाई कर रहे हैं, उसके अंदर फसल बो रहे हैं, इन चीजों को आप ध्यान में रख के काम में लें। और भी एक चीज को ध्यान दीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपके आसपास जहां आपका खेत है या जहां आपका गांव है, उसके आसपास किस प्रकार की फसल का चलन ज्यादा है। यदि वहां पे किस प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, है ना। औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर फसल का चयन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि यदि आपने वहां पे जिस फसल का प्रचलन ज्यादा है, या जैसे उद्योग है वहां पे, मान लो कपड़ा उद्योग है, मान लो ये तिलहन उद्योग लगा हुआ है ना, मान लो यहाँ पे दाल मिल वगैरह है, तो दालों वाली फसलों का महत्व आप देंगे ज्यादा से मतलब है कि आप वो चक्र तो अपनाएंगे, लेकिन इसमें इस चीज को महत्व देते हुए कि जिसका है, अब जिसमें मान लो गवार का है तो आप गवार को महत्व दें, है ना।
मान लो सरसों का है तो आप सरसों को महत्व दें, तिल को नहीं, है ना। यदि सोयाबीन है तो सोयाबीन को महत्व दें, ये सारी तेल वाली फसलें सरसों को न दें। इस चीज को ध्यान में रखें। आपको जोड़ा तो युग्म तो वही काम में लेना है, लेकिन आपके नियर किस प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, किस प्रकार का इंडस्ट्रियल सेटअप है, उस सेटअप को ध्यान में रखते हुए आप फसल का चयन करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आपकी फसल खपत के अनुसार जाएगी, पास में जो नीड है उस अनुसार जाएगी। आपको आंवला उगाना है और आंवला आसपास उसका मार्केटिंग है ही नहीं, तो आपका उगाया बेकार है। आप अमरूद उगा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं है, बहुत दूर मार्केटिंग है, तो बेकार है। आप उसकी जगह उस चीज को ध्यान में लीजिए कि नींबू ज्यादा जा रहा है ना, या सब्जियों वाली फसलें ज्यादा जा रही है, उन सब को जहां वहां किस प्रकार का सेटअप है, इंडस्ट्रियल सेटअप कैसा है, उस इंडस्ट्रियल सेटअप को मद्देनजर रखते हुए आप फसल को उगाएंगे। शस्य आवर्तन के सिद्धांत में ये चीज भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप फसल चक्र को अपनाने के साथ इस चीज का ध्यान रखें कि वर्ष भर आपके कृषि यंत्रों का उपयोग होता रहे। वर्ष भर कृषि यंत्रों का उपयोग, यह भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि जो आप कृषि यंत्र काम में ले रहे हैं वो थोड़े समय के लिए काम आते हैं, फिर दूसरा जो मौसम है, जैसे आपने खरीफ में फसल उगाई, उसमें आपके कृषि यंत्र काम में आए, रबी के लिए दूसरे कृषि यंत्र काम में आ रहे हैं। आप इस प्रकार के कृषि यंत्र जो है, इस प्रकार का फसल का चयन करें कि एक ही प्रकार के कृषि यंत्र पूरे वर्ष भर आपको काम आते रहें, तो आपके कृषि यंत्रों का उपयोग भी आसानी से होता रहेगा। ठीक है। अब आप और भी ध्यान रखिए किस बात का, कि किसान की आर्थिक दशा के आधार पर भी आप फसल चक्र का चयन करेंगे। वैसे ये इसी का ही एक पार्ट है किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का, लेकिन यहां आर्थिक दशा का भी मैंने ध्यान दिया है। आर्थिक दशा का ध्यान ये देना है कि आपको जिन फसलों से आपकी आमदनी ज्यादा है, जिसको हम क्रॉप फसल बोलते हैं, सॉरी कैश क्रॉप बोलते हैं, सॉरी कैश क्रॉप, नगदी फसलें, नगदी फसलों को आप ज्यादा महत्व दीजिए, और वो भी युग्म के आधार पे। नगदी फसलें अब यदि आप काम में ज्यादा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से किसान की आर्थिक स्थिति है, माली हालत है, उसकी जो खस्ता हालत है उसमें सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट होगा, किसान खुशहाल रहेगा। और किसान खुशहाल है तो सारी चीजें खुशहाल है, देश समृद्ध है, राज्य समृद्ध है, गांव शहर सब समृद्ध है। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु आज अपन ने लिया है। अभी मैं आपको इसके जो लाभ हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। फसल चक्र क्या था उसके बारे में मैंने आपको बताया परिभाषा में। फसल चक्र के अंदर किस प्रकार से सिद्धांत काम में लिए जाते हैं, ये मैंने आपको 10 सिद्धांत बोले हैं, और एक एक सिद्धांत के ऊपर मैंने प्रकाश डाल करके आपको ये क्लियर किए हैं कि किस तरह से ये हम आवर्तन का सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो हमारे को ओवरऑल फायदा होता है। आइए फसल चक्र के लाभ को देख लें। फसल चक्र के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों माथापोड़ी करना चाहते हैं हम, फसल चक्र हम अपनाना क्यों चाहते हैं, फसल चक्र अपनाने के क्या कारण हैं, क्या जरूरी है, एक ही प्रकार की फसल उगाऊं चलन क्या है। एक प्रकार की फसल उगाने से मैंने आपको यहां विवरण बताया कि मृदा के पोषक तत्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने फलीदार फसलें उगा दी, पोषक तत्वों को बहुत ज्यादा लेगी, और बार बार फलीदार फसलें उगा रहे हैं तो पोषक तत्व निरंतर मृदा में कम होते जाएंगे। इसलिए आप फसल चक्र को अपनाते हैं तो मृदा की उर्वरकता बनी रहती है, मृदा के अंदर पोषक तत्व बने रहते हैं। पहला जो है ये है।
दूसरा, मृदा की उर्वरकता लिख दूं मैं, मृदा की उर्वरकता का बना रहना। और मृदा में सुधार। मृदा में सुधार कैसे, फसल चक्र अपनाने से सुधार कैसे होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हम लवणीय मृदा है, उसमें हम लवण सह फसलें उगाएं अगले साल। अच्छा, वो लवण सह फसलें थी, मृदा का लवणीयपन काफी हद तक वो ठीक कर लेती है। अगले साल मृदा है वो लवण सह नहीं रहेगी, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, इसमें उसी अनुसार की फसलें उगा करके इनकी हम दशाएं इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरी बात, खरपतवार का नियंत्रण। आप समझोगे कि सर ये क्या बात है, फसल चक्र अपनाकर हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? बेटा कर सकते हैं। आप गेहूं के साथ गेहूं सा उगती है, आप एक बार गेहूं उगाइए, गेहूं सा उग जाएगी, अगले साल आप गेहूं उगाइए मत, गेहूं सा उगेगी ही नहीं, है ना। जीरे के साथ जो है जीरा साई। इस तरह से खरपतवार का नियंत्रण भी हो सकता है कि यदि आप फसल चक्र को अपनाएंगे तो जो उसके साथ खरपतवार पनप रही थी वो खरपतवार अगले साल पनपेगी, पनपने का प्रयास करेगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगी। इस तरह से खरपतवार का भी निरोधन हो जाएगा, नियमन हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। और फसल चक्र से क्या लाभ है? फसल चक्र से लाभ यह है कि किसान की आर्थिक दशा सुधरती है। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। किसान की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, वर्ष भर कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये तीन चीजें तो ऐसी है जिसको आपको लिखते ही समझ में आ गया है कि सर क्या कहना चाहेंगे या इसमें हमारे को क्या लिखना है। अब आपको मैं एक दो बिंदु और बताता हूं जो हट करके हैं, जैसे नियोजन का। नियोजन का मतलब रोजगार। यदि आप फसल चक्र को अपनाते रहेंगे, नियोजन का मतलब प्लानिंग से है, रोजगार से ज्यादा प्लानिंग है। तो यदि आप फसल चक्र अपनाएंगे तो आपके पास ये प्लान रहेगा कि मैंने इस बार ये फसल उगाई है, अब नेक्स्ट हमारी प्लानिंग है इस फसल को उगाने की। तो आपको एक प्लान तैयार हो जाएगा, आपके पास एक मैप तैयार हो जाएगा, आपके पास एक फार्म मैप है वो तैयार हो जाएगा कि मुझे अब आगे की फसल के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या मुझे स्ट्रैटेजी काम में लेनी है। एक प्रकार से आपका दिमाग में एक सेटअप तैयार हो जाता है, एक नियोजन तैयार हो जाता है। और उसके साथ यदि आपको मजदूरों की आवश्यकता है, यदि आपको किसी और संसाधनों की आवश्यकता है, तो उसका भी आप समाधान कर लेते हैं या उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठा लेते हैं। दोनों ही बातें हो गई, ठीक है। और मृदा विकार लिख देता हूं मैं, मृदा विकार में सुधार। आपने अधिक खाद प्राप्त करने वाली फसल बो दी है, अधिक जलमांग वाली फसल बो दी है, या गहरी जड़ों वाली फसलें बो दी है। ये तीन प्रकार की फसलें हैं। आपने बोने के बाद में यदि इसी चीज को आपने वापस रिपीट किया है तो मृदा के विकार में बढ़ोतरी होती जाएगी। और यदि इसकी जोड़ीदार को आपने उगाया है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद में उथली जड़ों वाली फसलें, अधिक खाद प्राप्त करने वाली फसलों के बाद कम खाद प्राप्त करने वाली फसलें, और अधिक जल मांग को काम में लेने वाली फसलों के बाद में कम जल मांग वाली फसलों को यदि उगाया है तो मृदा का विकार जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, सुधर जाएगा। अब मैं आपको कुछ युग्म भी बताना चाहता हूं कि जैसे आपको एक वर्षीय फसलें हैं, एक वर्षीय फसल है, एक वर्षीय फसल है और द्विवर्षीय फसल है, तो आप कौन कौन सी फसलों का
चयन करें तो किसान इसके लिए ज़्यादा फायदे में रहता है। जैसे 1 वर्षीय फसलों में आप बाजरा के साथ सरसों को जोड़ा रखिए। आपने एक बार बाजरा लिया है तो दूसरी जो रबी में, खरीफ में तो आपने बाजरा लिया है तो रबी में आप सरसों लें। तो ये हो गई अफलीदार फसल, वो हो गई फलीदार फसल। ये युग्म बने हुए हैं, इन युग्म को आपको ध्यान में रखते हुए काम में लेना है। गवार के साथ गेहूं वापस खरीफ है और ये रबी है। गवार के साथ गेहूं, ये भी 1 वर्षीय है या 1 मौसम वाली फसल है। उसके बाद में मूंगफली है, उसके साथ चना, मूंगफली चना। मूंगफली भी आपकी फसल जो है वो रबी की है, चना भी रबी की फसल है, इसमें वो नहीं है ना। चलिए, आपको यदि खरीफ का ध्यान में रखना है तो यहां पहले जवार बोइए, उसके बाद मूंगफली बोइए, तो आपका ये हो गया। वरना ये दोनों की दोनों रबी की फसलें थी। ये हो गया आपका 1 वर्षीय जोड़ा, 1 वर्षीय फसलों का जोड़ा। अब द्विवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय ये फसलें यदि आपको काम में लेनी है तो उसके लिए जोड़े आपको ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से? मक्का के साथ उड़द और कपास के साथ गेहूं। मक्का लीजिए 1 वर्ष में, अगले वर्ष में उड़द। यहां ले लीजिए कपास, अगले वर्ष में गेहूं। ये आपका जोड़ा द्विवर्षीय फसलों का है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। और अब आपने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को देख लिया कि शस्य आवर्तन क्या है। मैंने आपको बताया था शुरू से, जब पाठ मैंने शुरू किया था, मैंने कहा था शुष्क खेती वाला, ड्राई फार्मिंग वाला चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार से, किसान के हिसाब से, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट के हिसाब से, और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पाठ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है आपको अलग अलग प्रकार जो प्रश्न आते हैं उस पर ध्यान रखना है। जैसे शुष्क खेती के क्या सिद्धांत हैं, सस्यावर्तन के क्या सिद्धांत हैं, फसल चक्र के क्या लाभ हैं, और फसल चक्र जो अपनाया जाता है उसके अंदर किस प्रकार का जो है फसल युग्म काम में लिया जाता है, ये बातें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। तो ठीक है बेटा, मैंने आपको आपके आज का जो विषय था उसके ऊपर चर्चा करी। इस पाठ के हमने 2 बिंदु देख लिए हैं। एक बिंदु देखा है शुष्क खेती का, दूसरा बिंदु देखा है हमने सस्यावर्तन का। कल मैं आपको मिश्रित खेती के ऊपर चर्चा करके बताऊंगा। मिश्रित खेती के बारे में हम चर्चा मैं हमेशा आपको समझाता आया हूं। 11th में मैंने आपको बताया था, अभी बताया, किसान को हमेशा एक ही प्रकार की फसल पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, फसल का विविधीकरण करना चाहिए। एक ही मौसम में एक से अनेक प्रकार की फसलें उगाएं। उससे क्या होता है कि यदि कोई फसल यदि खराब भी होती है तो दूसरी फसल से उसका खामियाजा पूरा हो जाता है। तो ये बात अपन कल करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे।